नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपको मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि हम देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे किसान कानूनों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जो यूपीएससी और अन्य राज्यों की जो पीसीएस पीएससी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है और करंट इशू है, और या ये कहें कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है, कृषि से संबंधित जो कानून है, जो देश में किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि देश में फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों देश में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। केंद्र सरकार कहती है कि ये तीनों कानून किसानों के फायदे के हैं, और किसान कहते हैं कि ये कोई फायदा नहीं करेंगे, ये हमें लूटने के लिए बनाए गए हैं। आइए आज आपके साथ बात करते हैं प्रत्येक कानून पर, उनकी प्रत्येक बात को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वास्तविक माजरा क्या है। यानी कि इन कानूनों की ABCD जानने के लिए अभी मेरे साथ आप वॉच करते रहिए। आइए देखते हैं। देखिए, किसान कानून 2020 में ये जो है लागू हुए, भारत के गजट में प्रकाशित हुए और भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इनको पर हस्ताक्षर किए। सरकार कोरोना के काल में केंद्र सरकार इनको लेकर के आई, इन बिलों को लेकर के आई और अध्यादेश के रूप में जारी हुए, और बाद में संसद की चर्चा के साथ इनको माननीय संसद ने पारित किया और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर कर दिए और ये बिल कानून का रूप धारण कर चुके हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जो बात है वो ये है कि अब भी अगर कोई किसान बिल कहे तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बिल अब संसद से पास होने के बाद और माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अब ये बिल कानून का रूप ले चुके हैं। तो पहली बात तो हम इन्हें क्या कहेंगे, कानून। दूसरी बात है कि एक बार हम यूं देख लें कि इनका नाम क्या है। तो सबसे पहला है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य 2020, दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तीन कानून यहाँ जो है लागू किए गए। सबसे पहला सवाल कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये असंवैधानिक है। सबसे पहला सवाल, आज इसी बात की पड़ताल करेंगे, क्या कृषि कानून असंवैधानिक है? जो लोग कानून के जानकार हैं, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, वो लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों और केंद्र की शक्तियों का विषयवार बंटवारा किया गया, और उस बंटवारे के लिए 3 प्रकार की सूची बनाई गई। एक संघ सूची, दूसरी बनाई गई आपकी राज्य की सूची, और इसके बीच में इन दोनों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे बनाए गए कि जो राज्य से भी थे और जो केंद्र से भी संबंधित थे, और उसका नाम दिया गया समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की सूची बनाई गई। अभ्यर्थियों, ये जो संघ सूची है, यहाँ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उनके अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन ये जो कृषि जो हमारा विषय है, वो कृषि बिंदु नंबर 14 के ऊपर लिखा गया है, और कहां पे, राज्य सूची में। यानी कि ये साफ है कि कृषि संबंधित अगर कोई कानून बनाया जाना था तो वो राज्य सरकारों का मामला था और राज्य सरकार को बनाया जाना चाहिए था, पहली बात। लेकिन समवर्ती सूची, समवर्ती जो सूची है, इस समवर्ती सूची में एक बिंदु है और उस बिंदु का नंबर है 33, यानी कि 33 नंबर बिंदु। अब इससे पहले पर राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में बिंदु नंबर 26 व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, वाणिज्य और आपका व्यापार, और बिंदु नंबर जो 27 है वो उपज और माल की आपूर्ति आदि के संदर्भ में बात करता है, और बिंदु नंबर 28 बात करता है आपके बाजार और मंडियों के संदर्भ में। यानी कि
साफ साफ लिखा हुआ है राज्य सूची में कि बिंदु नंबर 14 अगर है तो कृषि संबंधी कानून बनाया जा सकता है और वो राज्य का मामला है। 26 में लिखा है वाणिज्य और व्यापार के संदर्भ में, 27 में लिखा है उपज और माल की आपूर्ति के संदर्भ में, और 28 में लिखा है बाजार और मंडियों के संदर्भ में। लेकिन ये जो आपके बिंदु हैं, इन बिंदुओं को सरकार ने समवर्ती सूची जो है उस समवर्ती सूची के बिंदु नंबर 33 में 33 में इनके ऊपर राज्यों की शक्ति सीमित कर दी गई। राज्यों की शक्ति क्या कर दी गई? सीमित कर दी गई। ये जो राज्यों की शक्ति थी ये बिंदु नंबर 33 यहां सीमित कर देता है और इसके बदले में केंद्र को अधिक शक्ति प्रोवाइड करवाता है। और केंद्र सरकार ने इस 33 का ही इस्तेमाल करते हुए, बिंदु नंबर 33 का इस्तेमाल करते हुए इन कानूनों को अमली जामा पहना दिया। ये पहली बात। और इस बिंदु नंबर 33 में बात लिखी हुई है कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को इनसे संबंधित यानी इससे संबंधित ये जो 33 में जो लिखा, अगर 33 के आधार पर कोई कानून बनाया गया तो वो राज्यों को इस बात के लिए निर्देशित करेगी कि वो उसकी पालना करें। और राज्यों की मजबूरी है कि उन्हें इस चीज की पालना करनी पड़ेगी। तो अलग अलग स्टेट में आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार के इस कानून को नहीं मानेंगे, ये असंवैधानिक है, ये गलत है, ये है फलाना धिकड़ा। जो बातें आपने सुनी है वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राज्यों को ये अधिकार ही नहीं है कि वो इसे रोक सके। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर कोई एक जैसे कानून के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना दे तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वहां लागू होता है। क्योंकि केंद्र का जो कानून है, जो हमारी संसद ने जो बनाया है, उसके ऊपर देश के माननीय राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं और वो देश के प्रथम नागरिक हैं और उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ जो भी कानून होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। और स्टेट में माननीय राज्यपाल महोदय सिग्नेचर करते हैं और राज्यपाल महोदय जो हस्ताक्षर करते हैं वो तो खुद राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत अपने पद के ऊपर होते हैं, यानी उनके प्रसाद के रूप में होते हैं। तो इसलिए ज्यादा जो वैल्यूएशन है वो सर्वोपरि जिसे माना जाएगा वो राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर माना जाता है। तो इसलिए बिंदु नंबर 33 के आधार पर ये कानून बनाए गए। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये असंवैधानिक है तो आपको समझ जाना है ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, यानी संविधान के दायरे में रहकर के ही इन्हें बनाया गया है। सरकार की मंशा क्या थी इसे समझिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं और उनके दोगुना करने के ऊपर ही उन्होंने इसे जो है इस प्रकार के कानूनों को उन्होंने लागू किया। ठीक है। अब इसमें वर्तमान में देश के जो आपके कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान से आने वाले जैसलमेर बाड़मेर के सांसद जो आपके कैलाश चौधरी वो कृषि के राज्य मंत्री हैं। अब पहली बात तो हमने संवैधानिकता के ऊपर की है, तो इनकी संवैधानिकता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये जो कानून है वो समवर्ती सूची के बिंदु नंबर 33 के अनुसार बनाए गए और बिंदु नंबर 33 राज्यों की इस सूची के ऊपर अपना अधिकार कायम करता है और इन बिंदुओं पर अपना अधिकार होने के कारण कृषि संबंधित ये कानून इस बिंदु नंबर 33 के अकॉर्डिंग बनाए गए जो पूर्णतः संविधान की पालना करते हैं। तो पहली बात तो आप यहां से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये असंवैधानिक है। बिल्कुल गलत और फॉल्स डिटेल आपके पास ये है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये असंवैधानिक है। ये है पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि यहां सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने उचित संगठनों से बात नहीं की और बिना बात किए ही इस प्रकार के कानूनों को उन्होंने देश के अंदर लागू कर दिया। जहां तक सवाल है कुछ हद तक ठीक भी है कि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर चर्चा की और केंद्र में आपको पता है संसद में केंद्र सरकार का बहुमत है, तो वहां किसी भी हाल में ये फेल होना भी नहीं था और ये बहुमत से पास होना ही होना था, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि संसद में जब इसके ऊपर वोटिंग होती और वोटिंग होने के बाद ये जो है ये कानून पास नहीं होते तो ये गलत बात है, क्योंकि पार्टियां हैं और पार्टियों में व्हीप का जो है व्हीप मानना पड़ता है और जब चीफ व्हीप आदेश देता है तो सबको उसके पक्ष में वोटिंग करनी पड़ती है, फाल्स वोट वहां नहीं पड़ते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है
कि सरकार कहती है कि हम किसानों की आय यहाँ दोगुना कर देंगे। आइए एक एक कानून को समझते हैं, उससे जुड़े मिथक को समझते हैं और उससे होने वाले फायदे को समझते हैं और उससे होने वाले नुकसान को समझते हैं और देश के किसान इस बारे में क्या कहते हैं और वो किसानों की शंका सही है या गलत, इस पर भी विचार करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है कृषक, उपज, व्यापार और वाणिज्य। देखिए भैया, पहली बात तो ये है व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार किसका? कृषक की उपज का। तोड़ के समझिए, कृषक की उपज का व्यापार और उसकी ट्रेडिंग, इसके बारे में ये बात करता है सबसे पहला कानून। ठीक है, आप समझिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, उस बात को समझिए। देखिए पहले आप यूं समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी और वो क्यों जोड़ी गई। तो सबसे पहली बात हमारी केंद्र सरकार का एक तर्क है कि इस प्रकार के कानून के लागू हो जाने से किसान अपनी उपज का व्यापार या उसकी ट्रेडिंग अपने राज्य या राज्य से बाहर पूरे देश में कहीं भी कर सकता है। यानी हम कहें कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। किसमें? देश में कहीं भी बेच सकता है। पहली बात, क्यों कही गई ऐसी बात, इस बात को समझिए। इसलिए कही गई कि इससे पहले किसान अपनी फसल को कहीं भी नहीं बेच सकता था। पहली बात समझिए, नहीं बेच सकता था। क्यों नहीं बेच सकता था? एक्ट था, नाम था एपीएमसी, जिसे हम मंडी के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज विपणन समिति जिसे कहते हैं। ये जो एपीएमसी है, जिसे हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जिन्हें हम मंडियों के नाम से जानते हैं, कहीं एपीएमसी के नाम से जानते हैं, कहीं पीएमसी के नाम से जानते हैं, ये जो मंडियां हैं, इन मंडियों में ही किसान अपनी फसल बेच सकता था। ऐसा क्यों लागू हुआ समझिए, उस सरकार की क्या मजबूरियां थी ये समझिए। देखिए एपीएमसी एक्ट लागू इसलिए किया गया था कि उस समय जब ये एपीएमसी एक्ट लागू किया गया तो देखा गया कि किसान की स्थिति बहुत गरीब होती थी और गरीबी के कारण वो किसी साहूकार से कर्ज लेता था, और वो साहूकार से जब कर्ज लेता था तो जैसे ही साहूकार से कर्ज लेता और जब फसल निकालने का टाइम आता तो उस समय वो साहूकार इस किसान के खेत में पहुंचता और खेत में पहुंचकर वो इससे कहता कि वो अपनी फसल मुझे दे दे, यानी कि उसने जो अनाज निकाला है वो अनाज उसे दे दे और इस अनाज से वो उसके कर्ज को पूरा कर देगा। इस तरह की बात हुई। तो इस तरह की सिचुएशन में किसान कुछ भी नहीं कर पाता था और ये साहूकार उसकी फसल को औने पौने दामों में खरीदते थे और किसान यहाँ मजबूर था और मजबूरी में वो अपनी इस फसल को औने पौने दामों में ही बेच देता था। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस समय के अधिकारियों के सहयोग से इस प्रकार के कानून को अमलीजामा पहनाया कि अगर इस समस्या से निजात दिलाना है तो हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और प्रिय विद्यार्थियों, इसी व्यवस्था का नाम एपीएमसी रखा गया। तो ये जो एपीएमसी थी, मंडियां थी, ये उस समय अस्तित्व के अंदर आई और इनके अंदर बिल्कुल साफ लिखा गया कि किसान अब जब अपनी फसल निकालेगा, अपना अनाज निकालेगा, तो उस अनाज को सबसे पहले एपीएमसी नहीं बेचेगा और एपीएमसी नहीं बेचने का उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया कि उसे सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए एपीएमसी ही है और एपीएमसी के अलावा वो नहीं बेच सकता है। यानी किसान का अब जो फसल यानी जो अनाज निकला है वो सबसे पहले कहां जाना चाहिए? एपीएमसी में, और लास्ट भी यही है और प्रारंभिक भी यही है। इससे किसानों की जो फसल थी वो जो है एक सिक्योर तरीके से यहाँ उन्हें नगद पैसे दिए जाते थे और एपीएमसी में वो मंडी में आकर के अपने माल को बेच देते थे। पहली बात। अब उसके कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि साहब एपीएमसी में जब व्यक्ति अपनी फसल बेचने के लिए आया तो वहां क्या इस बात की क्या गारंटी है कि उसे फसल का एक अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि ये वही व्यापारी हैं, वही साहूकार हैं जो बाहर बैठे थे और वही साहूकार अब किसके अंदर आ गए हैं? एपीएमसी में आ गए हैं।
तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया और जिसका नाम रखा गया एमएसपी, यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये बहुत चर्चित शब्द है जो आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। सरकार ने कहा कि ये साहूकार यहां आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कहा कि भैया आपके अनाज को बेचने के एपीएमसी में दो रास्ते होंगे। पूछा भैया दो रास्ते कौन कौन से होंगे? उन्होंने कहा कि एपीएमसी में आने के बाद आप अपने माल को यहां मंडी में बेचेंगे और मंडी में पंजीकृत व्यापारी होंगे, और या फिर यहां खरीदेगी कौन? सरकार। दो ऑप्शन किए गए। सरकार ने कहा कि भैया एक कानून हमने बना दिया और कानून ये है कि हम यहां एमएसपी जारी करेंगे, और जिस एमएसपी यानी कि एक ऐसा मूल्य जो सरकार ने किसी भी फसल का निर्धारित कर दिया, उससे कम पर फसल नहीं खरीदी जा सकती है, ऐसा यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य है जो उसकी समर्थन करता है उस फसल का, कि कम से कम तो ये होगा ही होगा। सरकार ने कहा आप चाहे इन्हें बेचिए चाहे आप इन्हें बेचिए, आपको एमएसपी के ऊपर ही पूरा एमएसपी का दाम आपको मिल जाएगा। एमएसपी से ज्यादा आपको मिलता है तो अलग बात है, और वो भी बिकेगा कहां? एपीएमसी में, वही पंजीकृत लोगों के पास। लेकिन आपको बेचना है एपीएमसी में ही, और न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। इस तरह की व्यवस्था से क्या हुआ कि किसान की आय बढ़ी, और शांता कुमार कमेटी कहती है कि इस शांता कुमार कमेटी कहती है कि इससे सिर्फ 8% किसानों को ही फायदा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको आंकड़ों में बहुत कम जनसंख्या लग रही है 8%, लेकिन 75% देश की जनसंख्या जो है वो आंकड़े बताते हैं कि वो किसान है। और 75% का जब आप 8% निकालेंगे 130 करोड़ देशवासियों में 75%, और उस 75% का जब 8% निकालेंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या आपके सामने निकल करके आएगी जो किसानी का काम करती है। तो अगली बात यह है कि एपीएमसी बेचा जाने लगा, और इस स्थिति से किसान जो है वो थोड़ा समृद्ध हुआ। इस एपीएमसी से किसान समृद्ध हुआ। और देखिए, जब भी कोई कानून लागू होता है तो उसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में पहले मालूम नहीं चलता है, और बाद में उसके बारे में पता चलता है धीरे धीरे, जब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बाहर निकल करके आते हैं। तो उस समय तक ये व्यवस्था लगातार अब तक ये व्यवस्था चलती आ रही थी, और अब भी ये व्यवस्था चलती ही आ रही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कुछ फसलों के एमएसपी केंद्र सरकार जारी करती है, कुछ की राज्य सरकारें भी जारी करती हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं जो एफसीआई खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एफसीआई भारत सरकार का एक उपक्रम है, वो खरीदता है सरकारी, तो वो केंद्र सरकार उसके जारी करती है। अब देखिए, इस प्रकार का जब ये बॉडी, इस प्रकार की बॉडी जब काम करने लगी तो किसानी में थोड़ी समृद्धि आई, और किसानों को लगने लगा कि हाँ, सरकार हमारी तरफ सोच रही है। प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव आते हैं तो प्रत्येक सरकार किसानों के साथ रहने का और खुद को किसान होने का दावा ठोकती है। आप बड़े बड़े वर्तमान सरकार में बैठे मंत्रियों के भी जब आप बयान सुनेंगे तो वो पीछे के बयान सुनेंगे तो वो कहते हैं कि किसान जहां बैठेगा हम उसके साथ सबसे पहले बैठेंगे। और आज वो सरकार केंद्र में मंत्री है। भले ही कोई भी सरकार रही हो, मैं सरकारों की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक सरकार ही किसानों का नाम लेकर के आती है। इस प्रकार के तीनों कानूनों के संदर्भ में कांग्रेस ने भी कहा था, अपने स्टेटमेंट में लिख करके दिया था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इस प्रकार के कानून लागू करने की बात कही थी, राहुल गांधी जी ने भी कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है, केंद्र सरकार ने भी कही है। वो विपक्ष का काम है, पक्ष के जो उसका विरोध करना, पक्ष का विरोध करना वो उनका काम है, और सरकार का काम है कि वो हमेशा इसके फायदे ही गिनाएगी। पर हमारा काम है कि हम इसे ध्यान से ये समझें कि इसका पक्ष क्या है और इसका विपक्ष क्या है। तो हम बात कर रहे थे एमएसपी के संदर्भ में। हमने आपको बताया कि इसकी एपीएमसी, और एपीएमसी में ये फसल इस तरीके से बिकती थी, इस तरीके का सिस्टम होता था। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के बीच में एक और चीज बैठाई गई, और जिसका नाम था अडतिया, यानी कि ब्रोकर, यानी कि कमिश्नर एजेंट, कमीशन वाला एजेंट, जिसे अडतिया कहा जाता है। ये जो अडतिया है, ये एक ऐसा ब्रोकर था जो किसान की फसल, एपीएमसी में किसान की फसल जो है
वो यहाँ उसका जो अनाज था उसका स्टोरेज करता और उसके पंजीकरण करवाने में उसकी हेल्प करता और उसका अनाज बिकवाने में उसकी सहायता करता था, उसकी कागज कार्रवाई करना समस्त कामों को, क्योंकि किसान उस समय तक पढ़े लिखे नहीं थे और वो इतनी सारी चीज़ों को जानते नहीं थे, क्योंकि किसान जो है, किसान शब्द आते ही एक साधारण और सादा सा आदमी आपके दिमाग में आता है। तो ये आड़ती उसकी मदद करते थे और इस बाबत इस पूरे सिस्टम में ये जो आपकी मंडियां हैं ये लगभग 3.5% और आपके जो आड़ती हैं ये भी लगभग 3%, और इन सब के सिचुएशन के बाद विकास के नाम पर, विकास कर के नाम पर भी 3% लगभग टैक्स लिया जाता था। तो लगभग ये 9.5% टैक्स है, तो लगभग 9% यानी कि 8% से लेकर के 9% तक टैक्स यहाँ वसूला जाता है। और ये सारा का सारा जो टैक्स है ये पूरा का पूरा टैक्स किसान की फसल के बिके हुए दाम में से काटा जाता है। यानी कि अगर वो 100 रुपए का अनाज यहाँ बेच करके गया तो किसान की जेब में 8 रुपए काटने के बाद उसे 100 रुपए में से सिर्फ 92 रुपए प्रदान किए जाते थे। ये अब तक की मंडी व्यवस्था है। अब जो चल रही है वो मंडी व्यवस्था है, क्योंकि इन कानूनों के ऊपर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है और इन कानूनों से भी इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस बात को समझिए। अगली बात को समझाते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्यों किसान कहते हैं कि वो मंडी खत्म हो जाएगी। पहला सवाल किसानों का सवाल है, मंडी क्यों खत्म हो जाएगी, और केंद्र सरकार कहती है कि मंडी व्यवस्था ऐसे की ऐसे चलती रहेगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एमएसपी भी ऐसे की ऐसे चलती रहेगी। किसान कहते हैं कि एमएसपी का एक कानून बना दीजिए और मंडियों को खत्म होने से बचाइए। आइए देखते हैं देश के अन्नदाता के मन में ऐसी शंका पैदा क्यों हुई, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात यह है कि किसान कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य 2020 अधिनियम कहता है कि राज्य सरकारों को उसने कानून में बांधा है, उसने कानून में कहा है कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, किसी व्यापारी को फसल बेच सकता है, वह स्वयं अपने माल को ले जाकर कहीं और अंतरराज्यीय व्यापार कर सकता है, अपना स्वयं व्यापारी बनकर उसे बेच सकता है। ये किसान को इस तरह की छूट दी गई है। लेकिन उसने लिखा है कि केंद्र सरकार ने तो इस प्रकार के व्यापार पर कोई टैक्स लागू करेगी और न ही राज्य सरकार, शब्द को सुनिए क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि न ही केंद्र सरकार इस पर कोई टैक्स लागू करेगी और न ही राज्य सरकारें टैक्स, कर अथवा इनसे संबंधित किसी ऐसे शब्द का प्रयोग इस बाबत नहीं किया जाएगा जो इस फसल के ऊपर आरोपित हो। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द भी इस्तेमाल में नहीं ले सकती है राज्य सरकारें इसका कानून बनाकर जिससे इस फसल के ऊपर, इस व्यापारी के ऊपर टैक्स आरोपित किया जाए। बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम था, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा पाएंगी। बहुत अच्छा साहसी कदम था। लेकिन किसान कहता है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, उस सवाल का जवाब यहीं छुपा हुआ है। क्यों हो जाएंगे समझिए। वो कहते हैं कि इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी कि अगर किसान अपनी फसल को एपीएमसी में बेचने के लिए जाता है तो उसके ऊपर कोई एपीएमसी में बेचने जाता है तो 8% का टैक्स का भुगतान करेगा। लेकिन अगर वह किसी अन्य व्यापारी को एपीएमसी से बाहर बेचता है तो ये देखें, अगर किसी एपीएमसी से बाहर किसी व्यापारी को बेचता है तो कोई टैक्स लागू नहीं होगा, और अगर वह एपीएमसी में बेचता है तो उसके ऊपर 8% लगभग का टैक्स, अलग अलग स्टेटों में थोड़ा बहुत जो है इसमें कंट्रोवर्शियल है, तो वो इसके ऊपर लागू होगा। किसानों की शंका इसलिए है कि अगर 8% टैक्स यहाँ लागू होगा तो किसान यहाँ 8% टैक्स देने के लिए नहीं आएंगे, और जब 8% टैक्स देने के लिए नहीं आएंगे तो एपीएमसी में विकास कर नहीं मिलेगा, मंडी का टैक्स नहीं मिलेगा, और उस सिचुएशन में मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी शंका उन्होंने कहा है कि आड़तियों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो उन लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट इसमें आएगा। सरकार कहती है कि हम बिचौलियों की प्रथा खत्म करना चाहते हैं, ये सरकार का अच्छा सुझाव है और सरकार इसमें अच्छा काम करना चाहती है, इस बात में किसी को कोई आपत्ति
नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने सिस्टम को सुधारे कि आड़तियों को आवश्यकता ही नहीं पड़े, आड़तियों को बैठाने की आवश्यकता ही वहां नहीं पड़े। तो इस बात में किसानों को कोई खास ऐतराज नहीं है, लेकिन किसानों का ऐतराज यहाँ है कि एपीएमसी में 8% टैक्स और अन्य व्यापारी के यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए मंडियों में फसलें नहीं पहुंचेंगी और नहीं पहुंचेंगी तो व्यापारी ही फसलों को खरीदेंगे और इस सिचुएशन में मंडियां खत्म हो जाएंगी और अंत में वही सिस्टम बनेगा जो पहले से बन रहा था। बात को आप समझ रहे हैं? वही सिस्टम बनेगा जो पहले बन रहा था। ये किसानों की शंका है और वास्तव में सही बात है कि ये सिस्टम अभी ऐसा कैसा बनेगा। दूसरी बात ये है कि किसान कहते हैं कि आप एमएसपी का एक कानून बना दीजिए। एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कानून की मांग? वो कहते हैं कि आपने ये कानून बनाया ठीक है, नो डाउट, लेकिन एमएसपी पर तो कानून बना दीजिए कि जो व्यापारी इस फसल को खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे अगर फसल को खरीदे तो यह कानूनन जुर्म समझा जाए। ये बात कौन कहते हैं? किसान कहते हैं। और वास्तव में उनकी बात सही है, क्योंकि जब ये एपीएमसी एक्ट लागू क्यों हुआ? अगर हमने किसी नए कानून को लागू किया है तो उसको कानून, उससे पुराना जो कानून जिसके स्थान पे हम प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, उस कानून को खत्म क्यों किया गया, उस कानून को लागू क्यों किया गया था, इस बात को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस बात के पीछे इस तरह की कहानियां थी और इस बात के लिए ये कानून लाया गया था, एपीएमसी एक्ट बनाया गया था। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी इस बात को जानना है कि एमएसपी का कानून किसान जो मांग कर रहे हैं वो वास्तव में वाजिब है, ये उनके पक्ष की बात है और ऐसा होना भी चाहिए कि ये व्यापारी जब इसको खरीदे तो ये जो कानून है एमएसपी से नीचे इसको खरीद ना की जाए। तो पहली बात, मंडियों के संदर्भ में आपके तमाम सवालों को हमने खत्म कर दिया है। दूसरी बात, हमने एमएसपी पर बनने वाले कानून की जो किसान मांग कर रहे हैं वो बात हमने आपको बता दी है कि उनके दिमाग में ऐसी शंका क्यों है, वो बात भी हमने आपको बता दी है। चलिए, यहां तक की समस्या हो गई, यहां तक का मामला समाप्त हो गया है। इसके बाद वो दूसरी बात कहता है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। आइए इस बात को समझिए, ये मामला क्या है? ये मामला क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये है कि वो कहता है कृषक की कीमत, कृषक जो है उसकी उपज की कीमत और कीमत का मिलेगा आश्वासन और कृषि सेवा एग्रीकल्चर जो सर्विस है उसके ऊपर करार किया जाएगा, उसके ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा, यानी उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये अधिनियम 2020 कहता है। यानी कि वो कहता है कि कृषक जो है वो जब अपनी फसल को बोएगा उसी समय कॉर्पोरेट घरानों की बड़ी कंपनियां आएंगी और ये कंपनियां किसान के साथ एक करार करेंगी और उस करार में बाकायदा ये लिखा होगा कि जब आपकी फसल निकलेगी तो उस फसल के समय हम आपको उसका उचित मूल्य देंगे। इस बात का एक एग्रीमेंट करने की गारंटी ये दूसरा एक्ट देता है। वो साथ में ये भी कहता है कि जब करार होगा तो उस करार में अगर किसान की फसल पर, किसान की जो फसल होगी, किसान का जो खेत होगा, उस खेत में अगर कोई निर्माण किया गया है तो इस निर्माण को जैसे ही एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उस निर्माण को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये हो गई अगली बात, यानी मुख्य तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आपके सामने हो रही है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो बार बार आप सुन रहे हैं, इसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। यानी एक अनुबंध हुआ है किसान के बीच और एक कंपनी के बीच। सरकार ने कहा है कि कंपनियां हम किसे कहेंगे? जिसके पास पैन कार्ड होगा, यानी जिसके पास पैन कार्ड होगा उसकी परिभाषा क्या होगी? कंपनी एक्ट में सूचीबद्ध है, अच्छी बात है। एलएलपी में सूचीबद्ध है, अच्छी बात है। या वो फर्म है, अच्छी बात है। नहीं तो सरकार कहती है जिसके पास पैन कार्ड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, ये सरकार ने कहा है। अब सुनिए आपके दिमाग में पैदा होने वाले सवाल। दिमाग में सवाल क्या पैदा हुए? आपके दिमाग में सवाल पैदा हुए, सबसे पहले यहां से भी शुरू हो गए सवाल पैदा होने।
इसको मिटाते हैं, आपको फिर थोड़ा और ढंग से समझ में आए। देखिए, एक किसान, आप किसान हैं या नहीं हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात यह है कि आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आपको इसका पक्ष और विपक्ष जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने इस बात को पढ़ा, इस बात को आपने मुझसे सुना है, तो आपके दिमाग में संभवतः ही प्रश्न आया होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा और पैन कार्ड होने के बाद अगर वो व्यक्ति भाग जाए, अपने करार को नहीं माने, भाग जाए या करार को नहीं माने, तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। आपके दिमाग में आया कि उन्होंने कहा था कि करार किया था कि उचित मूल्य दूंगा। अगर उसने उचित मूल्य देने से मना कर दिया तो क्या होगा? आपके दिमाग में आया कि खेत पर निर्माण की बात हुई थी और उस निर्माण को उसने कहा था मैं हटा दूंगा जब एग्रीमेंट होगा, और वो जब एग्रीमेंट हो, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, उस समय उस निर्माण को नहीं हटाए तो क्या होगा? समझ लो। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आए, जाहिर है सरकार के अधिकारियों के दिमाग में, मंत्रियों के दिमाग में भी ये सवाल आए और उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और इस पूरे मामले की निगरानी कौन करेगा? एसडीएम, और दिन लगेगा 30। समझिए भैया, सरकार ने क्या कहा? भाग जाएगा, करार को नहीं मानेगा, उचित मूल्य देने से मना कर देगा, वो पक्का निर्माण नहीं हटाएगा, अन्य किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट होगा तो उसका निष्पादन करने के लिए एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उपखंड अधिकारी इसका समाधान करेगा और दिन 30 इसके अंदर लगेंगे। पहली बात ये है, समझिए एक गांव है, 300 बीघा जमीन है। 300 बीघा जमीन पर कोई व्यापारी आया और सबको बोला ये मटर हुआ, मटर छोड़िए, जो मान लीजिए कोई गेहूं मान लीजिए कि गेहूं बोलो, एग्रीमेंट हो गया कि जब आपकी फसल निकलेगी 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, प्रति क्विंटल। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। अब साहब क्या हुआ कि जैसे ही फसल निकली और उस समय गेहूं की आवक ज्यादा हुई और आवक ज्यादा होते ही गेहूं का भाव आ गया 1500 रुपए प्रति क्विंटल। स्वाभाविक सी बात है, व्यापारी के मन में खोट आ गया, वो नहीं चाहता है, वो सबको बोलेगा 1500 रुपए क्विंटल में देना है तो दो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। अब अगर मान लीजिए किसानों ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो किसान यहाँ उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और इस सिचुएशन में व्यापारी किसानों का शोषण करता है तो क्या होगा? सरकार ने साफ शब्दों में कहा है उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज होगा और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर उसका निपटारा करेगा और किसानों को उसका उचित जो मूल्य है वो मिलेगा। इस बात में कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई शंका करनी भी नहीं चाहिए कि यहाँ कोई शंका की कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए पहली बात, किसान कहते हैं कि हमारी जो जमीन है, जमीन वो कॉर्पोरेट घराने या कंपनियां या जो व्यापारी हैं वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। पहली बात, ऐसे शंका इसलिए पैदा हुई कि सरकार ने थोड़ी सी एक बात जो है वो शब्दों की हेरफेर हो गई और शब्दों की हेरफेर होने से ऐसी बात ने जन्म ले लिया। अब कौन से शब्दों की हेरफेर हुई ये समझिए। शब्दों की हेरफेर ये हुई कि यहां सरकार ने कहा कि सबसे पहली बात तो जो सरकार ने यहां कही कि जो ड्राफ्ट होगा, किसका ड्राफ्ट? एग्रीमेंट का ड्राफ्ट, करार का जो ड्राफ्ट होगा, सरकार कहती है कि करार का ड्राफ्ट सरकार तय कर भी सकती है अथवा नहीं। बात को समझिए, उसमें लिखा है
कि कब्जे जो जमीन का जो करार होगा, जो फसल का जो करार होगा, उसका ड्राफ्ट यानी कि पूरे कानून कायदे नियम जो उन दोनों के बीच जो होंगी, जिन शर्तों के ऊपर वो एग्रीमेंट किया जाएगा, वो सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, अथवा व्यापारी स्वयं भी बना सकता है। यहीं से ये जमीन पर कब्जे वाली बात खड़ी हो गई। सॉरी, अगर सरकार इसमें लिखती कि ड्राफ्ट सरकार तैयार करेगी, ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? सरकार। और सरकार अगर ड्राफ्ट तैयार करे और व्यापारी को और किसान को सिर्फ उसके डिटेल्स फिल करनी हो, तो इस तरह की बात कभी भी जन्म नहीं लेती। क्यों? समझिए बात को। आप अपने टू व्हीलर का क्या करवा रहे हैं? फाइनेंस कंपनियों के पास लीगल टीम का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है, बहुत बड़ी टीम होती है। अब जब आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो आपको 20-25 पेज की एक किताब दी जाती है और उसमें आपको कहा जाता है सिग्नेचर कर दीजिए प्रत्येक पेज पे। उसमें अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे कानून कायदे बिंदुवार लिखे हुए होते हैं और शायद ही जो लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्होंने आज तक प्रत्येक बिंदु को पढ़ा हो और पढ़ करके उन्होंने समझा हो, जबकि उन सब के अंदर कंपनियां अपना पल्ला झाड़ती हैं और आपको काबू में करने की बातें उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट जो कंपनियां तैयार करके लाती हैं, वो नियम कानून कायदे कंपनियां सबके लिए एक जैसे रखती हैं और सिर्फ नाम आपका, कंपनी का नाम, वो चीज फिलअप कर लेती हैं और उस पर आपके सिग्नेचर करवा लेती हैं। क्यों ना इस ड्राफ्ट को सरकार तैयार करती और किसान और व्यापारी अपने नाम लिखते और मोहर लगाते और नोटरी के वहां सिग्नेचर होते और इस तरह का करार जो है वो हो जाता। तो इसमें फायदा क्या होता कि किसान के मन में जमीन पर कब्जे होने की शंका नहीं होती, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 इस बात के लिए नहीं कहता है कि जो किसान है उसके और व्यापारी के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो जमीन का होगा, बल्कि इस बात के लिए है कि इनके ऊपर होने वाला एग्रीमेंट, इनके साथ होने वाला एग्रीमेंट फसल का एग्रीमेंट होगा, न कि लैंड का। इसलिए जमीन पर कब्जे वाली बात यहां होनी ही नहीं चाहिए। और क्यों हुई वो बात हमने आपको बताई कि इसलिए वो यहां बात हुई। ठीक है, तो बात किस लिए हुई कि ये जो ड्राफ्ट जो है वो सरकार ने ये कहा कि वो व्यापारी भी तैयार कर सकते हैं और वो ड्राफ्ट जो है वो आपके जो है किसान और व्यापारी मिलकर के उसे तैयार कर लें। साधारण सी बात है, इसे व्यापारी तैयार करेंगे और किसानों के इस पे सिग्नेचर करवाएंगे। अब उसमें क्या लिखा होगा इस बात के लिए शंका है किसान को और वो अपनी शंका जाहिर कर रहा है। मैं समझता हूं सरकार इसको जल्द ही दूर कर देगी और ये चीज दूर हो जाएगी। दूसरी यहां शंका पैदा हुई वो इस बात को लेकर के पैदा हुई कि एसडीएम हमारी बात को नहीं सुनेगा, वो व्यापारी की बात को सुनेगा। ये सही बात है कि अधिकारी जो होते हैं वो बेसिकली उनका ध्यान कंपनियों की तरफ होता है और बड़े रसूखदार लोगों की तरफ अक्सर झुकी जाते हैं। फिर भी अगर हम ये कहें कि देश के प्रत्येक एसडीएम ऐसा करेगा, प्रत्येक अधिकारी ऐसा करेगा, तो ये संभव भी नहीं है और ऐसा कहना गलत भी है, उचित भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसानों को यह शंका है तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हमारी सरकार को इसके लिए एक किसान प्राधिकरण की स्थापना कर देनी चाहिए थी। किसान प्राधिकरण की स्थापना कर देनी चाहिए थी और इसका राष्ट्रीय और इसका राज्य और जिला लेवल पर इसके अलग अलग मुख्यालय खोल दिए जाने चाहिए थे जो इस प्रकार के मामलों का निपटारा करती और उनके अंदर हाई कोर्ट के या विभिन्न कोर्टों के रिटायर्ड जज और वकील और इस तरह के जो लोग जो सरकार उचित समझे, सरकार के अधिकारी उचित समझे, ऐसी बॉडी बना देनी चाहिए थी जो इस तरह के मामलों का निपटारा करती और वहां इस तरह की बातों का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। हालांकि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क ये है कि हम किसान को कोर्टों में जाने से बचाना चाहते हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं अगर किसान प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाए तो इस तरह के विवाद के सवाल कहीं भी पैदा नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें कुछ कमियों को निकाल दिया जाए तो ये कानून काफी हद तक बहुत अच्छा है और ये ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन दोनों ही कानून जो इससे पहले मैंने बताया वो और ये, इनके कुछ जो बिंदु हैं जिनके बारे में हमने कहा है, जो शंकाएं पैदा करते हैं, उनके ऊपर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए और उनकी बिंदुओं को उसे दूर करना चाहिए, इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। और शंकाओं को दूर ऐसे नहीं किया जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री कहीं भी भाषण दें कि जो है एपीएमसी जारी रहेगी और एमएसपी जारी रहेगी, इस तरह की बातें अगर कहें तो वो उसे अगर कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए तो वो चीज़ से प्रभावी होती हैं, ऐसे वो चीज़ प्रभावी नहीं होती है। किसान कब दिखाएगा व्यापारी को ले जाके, एपीएमसी को जाए कब दिखाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने फलानी रैली में कहा था, लेकिन कानून नहीं है, अधिकारी नहीं मानेगा, वो नहीं कहेंगे क्योंकि किसानों का मामला है। अब कोई सरकार है, 10 साल बाद कोई सरकार होगी, 5 साल बाद कोई सरकार होगी, इसलिए कानून कानून ही होता है, कानून अपनी जगह स्थायी रहता है। तो इसलिए सरकारों को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो ये जो शंकाएं थी ये वास्तव में ही थी और इनको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात है कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। प्रिय विद्यार्थी, इसको समझिए क्या कहता है। ये कहता है कि अनाज, धान, जो इस तरह की जो चीजें हैं जो किसान जी को होता है, यानी कि जिनका सीधा सा संबंध किसान के साथ है, उन्हें अब आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया। अब आपके दिमाग में आया होगा ये आवश्यक वस्तु किसे कहेंगे। देखिए, सरकार ने एक सूची बनाई हुई थी और उस सूची में लिखा हुआ था कि देश में अकाल की स्थिति आ जाए, देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, देश में किसी अन्य देश के साथ युद्ध करने की स्थिति आ जाए, अन्य कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो सूची में अनाज के नाम थे, अगर इनका कोई भंडारण नहीं कर सकता, उनकी अप्रत्याशित मूल्य की वृद्धि नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में अनाजों को हटा दिया और अनाजों को हटाकर, अनाज, दलहन, सब्जी को हटाकर और भंडारण की क्षमता, भंडारण की क्षमता का बैरियर ही हटा दिया। यानी जो चाहे जितना चाहे स्टोरेज कर लीजिए, और ये सारी चीजें जिनका किसान से सीधा संबंध है वो आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर निकल गए। यानी अब इनके ऊपर पहले वाला कानून प्रभावी नहीं होगा, और कानून प्रभावी नहीं होगा तो वो भंडारण करेंगे, और भंडारण करेंगे तो साधारण सी बात है, कालाबाजारी बढ़ेगी। और जब कालाबाजारी बढ़ेगी तो देश ने तो अब भी देखा है, जब कानून था तो भी देखा है कि कोरोना में किस तरीके से प्रत्येक चीज के भाव ने जिस तरीके से आसमान छुआ, उस तरीके से वही किसान की चीजें किसान को ही इतने औने पौने दामों के ऊपर मिली कि उसने इस बात को सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरीके से प्रत्येक चीज इस तरीके से महंगी मिलेगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा कालाबाजारी का ही गेम था। कालाबाजारी यही होती है कि मान लीजिए कोई व्यापारी है और वो जो व्यापारी किसी भी जो है अनाज का स्टॉक कर लेते हैं, मान लो गेहूं का उन्होंने स्टॉक कर लिया। अब जैसे आपने देखा होगा पानीपत में अडानी समूह जो है बहुत बड़ा अपना वो बना रहा था, वेयर हाउस बना रहा था। अब वो लोग क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, और जब ऐसी चीजों का स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज करने से वो कभी भी, जब वो फसल सब किसानों के यहाँ से बिक चुकी होगी, तो अनाज जब बिक चुका होगा तो उसके बाद अब उसको धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे, और मार्केट में जब उसकी मांग होगी और आपूर्ति उतनी हो नहीं पाएगी क्योंकि उन लोगों के पास स्टॉक है, भंडारण है, और जब आपूर्ति नहीं होगी तो उस सिचुएशन में बाजार के अंदर भाव बढ़ जाएंगे। यानी किसान जब बेचने आया तब भाव कम थे और अब भाव क्या हो गए हैं, ज्यादा। यही तो क्या कहलाती है, कालाबाजारी कहलाती है, और ये कालाबाजारी जो है वो इससे बढ़ेगी। तो ये थे 3 कृषि कानून। इन कृषि कानूनों के संदर्भ में आपकी क्या राय है और आपने क्या समझा और क्या आप और जानना चाहते हैं जो आपको इस वीडियो की सहायता से नहीं मिला, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख भेजिए। मैं आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें और देश के प्रत्येक नागरिक तक इस चीज को पहुंचाने की जो है आप अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आए कि क्या कानून है और क्यों इनके ऊपर विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि इन कानूनों के ऊपर लगातार किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, किसान प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डरों पर, वहाँ उसको देखते हुए केंद्र सरकार के साथ लगातार कई दौर की बातचीत किसान संगठनों की हुई, जो फेल हो गई। किसान इस बात पर हैं कि इस कानूनों को पूर्णतः रद्द किया जाए, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहती है कि इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा।
इस विवाद को देखते हुए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विचार किया और केंद्र को प्रस्तुत होने के लिए कहा। किसानों के वकील भी प्रस्तुत हुए और अन्य जिन लोगों ने याचिका दायर की थी वो भी प्रस्तुत हुए और लास्ट में देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए किस सरकार को फटकार भी लगाई कि किसानों की इस तरीके से अनदेखी नहीं की जा सकती है। और उन्होंने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान नाम के एक किसान संगठन भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष, उन्होंने अपना इस कमेटी से जो है इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है और फिलहाल 3 सदस्यों कमेटी है। 2 माह में उसके अंदर सरकार को सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है सौंपेगी, अपना जो रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद के अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो बात की बात है, वो देखी जाएगी बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन किसान फिलहाल अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख भेजिए। हमने आपको इसके पक्ष भी बताए हैं और हमने आपको इसके विपक्ष भी बताया कि कहाँ कहाँ शंकाएं हैं और क्या किसानों की शंकाएं हैं और सरकार ने क्या दूर की है और कैसे इसे दूर किया जाना चाहिए। सारी बातों पर हमने आपके साथ विस्तृत चर्चा की है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं नवीन चौधरी और अब तक आप देख रहे थे एग्जाम नगर। जय हिंद, जय भारत।